उत्तराखंड में आई हालिया त्रासदी दुखदाई और कष्टकारी तो है, लेकिन इससे हमें हैरान नहीं होना चाहिए क्योंकि इसका स्कोप भाई साहब है नहीं। 2013 केदारनाथ वाली त्रासदी को अभी 7 साल कुछ महीना ही बीता था कि तब तक उत्तराखंड पर एक और मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। तो क्या उत्तराखंड में जो हर कुछ साल में आपदा आ जाती है, यह क्या कोई एक्ट ऑफ गॉड है, इनएविटेबल है, इंसानी औकात के बाहर है, या ये सब हमारी कारस्तानी है? Over 150 people are still missing. The glacial burst occurred in Uttarakhand's Chamoli at 10:40. Massive destruction was feared at this time. Rescue operations are currently underway. कल की घटना ने 7 साल पुरानी केदारनाथ आपदा की भयावह यादें ताजा कर दी। उत्तराखंड के चमोली में कुदरत का एक बहुत बड़ा कहर टूटा है। बड़ी आपदा से जूझ रहा है इस वक्त उत्तराखंड। should leave the fragile ecology of the Himalayas alone. The area is completely destroyed. देवभूमि उत्तराखंड में रविवार की सुबह आपदा ने कहर बरपाया। रेणी गांव और तपोवन में कुदरत का सबसे ज्यादा कहर दिखा। This is a man-made disaster. सैलाब की चपेट में आने की वजह से कई मजदूर पानी के साथ बह गए, कई घरों के भी बह जाने की खबर है। Let's respect nature. 16 जुलाई 2013 को उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़े के अनुसार 748 लोगों के तो शव त्रासदी के बाद मिल गए, केदारनाथ त्रासदी के बाद, लेकिन लगभग 5700 लोगों को प्रिज्यूम्ड डेड माना गया। और ये केवल सरकारी आंकड़ा है, असल आंकड़ा इससे कई ज्यादा हो सकता है। अब बात कर लेते हैं मौजूदा त्रासदी की। शुरुआत में कहा गया कि ग्लेशियर फटा है, लेकिन विशेषज्ञों का अब मानना है कि भूस्खलन की वजह से चमोली का बांध टूटा और भयंकर आपदा आई। अभी मौत का सरकारी आंकड़ा 32 है, लापता 202, लेकिन चमोली के वरिष्ठ पत्रकार अनिल राणा बताते हैं कि असली आंकड़ा 600 से भी ज्यादा हो सकता है। इतनी बड़ी त्रासदी के बाद सरकार की और पूरी कलेक्टिव सोसाइटी की सिर्फ एक जिम्मेदारी बनती है, शुरू से शुरू किया जाए। जो गलतियां हुई उन्हें चिन्हित किया जाए, प्रिकॉशंस लिए जाएं, जैसे कि इस तरह की बर्बादी आगे फिर कभी ना हो। त्रासदी खतरनाक होती है, उसके नतीजे भयावह होते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक है उस त्रासदी से, उस आपदा से कुछ भी ना सीखना। उत्तराखंड में एग्जैक्टली यही हुआ। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि हाल में आई त्रासदी सिर्फ बर्बादी का एक ट्रेलर है। अगर पूरी पिक्चर से बचना है तो कुछ करने से पहले जागना होगा। केदारनाथ त्रासदी के बाद सबसे पहला कदम जो उठाने की ठानी गई थी, वो था केदार घाटी पर बढ़ते सैलानी दबाव को कम करना और उतना ही विकास करना जितना घाटी का इकोसिस्टम झेल पाए। लेकिन हुआ उसका उलट। विकास की अंधी होड़ और चुनावी वादों के प्रेशर में बनाई गई डेडलाइन ने न सिर्फ केदार घाटी बल्कि पूरी देवभूमि को एक और त्रासदी के मुहाने तक ला दिया। पिछले कुछ सालों में पहाड़ काटे गए, बड़े बड़े चमचमाते प्रोजेक्ट्स उत्तराखंड पर थोपे गए। इसके चलते नदियों झरनों के बहने के अधिकार को उनसे छीन लिया गया, उनके रास्तों पर मलबा डालकर एनक्रोचमेंट किया गया। 2013 त्रासदी के बाद कई कमेटी बनाई गई, लेकिन उनका एक भी सुझाव नहीं माना गया। सुझाव कभी जमीनी हकीकत बन ही नहीं पाए। सुझाव थे कि सोनप्रयाग के आसपास सड़क और कोई भी कंस्ट्रक्शन ना किया जाए, बफर जोन बनाए जाएं, इवैक्यूएशन रूट से गांवों और कस्बों को जोड़ा जाए। इन कमिटियों का सबसे महत्वपूर्ण सुझाव था वेदर प्रिडिक्शन रडार इंस्टॉल करना, जिससे किसी भी आने वाले खतरे के लिए लोगों को आगाह किया जा सके। लेकिन आज तक वेदर प्रिडिक्शन रडार के दर्शन ना होना सरकार के सेफ उत्तराखंड के प्रति कमिटमेंट को एक्सपोज करता है। आज हम ऐसी ही कुछ वजहों को टटोलेंगे जिसने एक बार फिर उत्तराखंड को बर्बादी के अंधेरे में धकेल दिया है।
उत्तराखंड सरकार का महत्वाकांक्षी चार धाम सड़क प्रोजेक्ट जो 12,000 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा है, 900 किलोमीटर के रोड नेटवर्क से केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को जोड़ेगा। प्रधानमंत्री ने स्वयं इसका शिलान्यास 2016 दिसंबर में किया था, लेकिन इस सड़क की चौड़ाई को लेकर शुरुआत से ही विवाद है और मामला सुप्रीम कोर्ट में है। चार धाम सड़क प्रोजेक्ट में सड़क मंत्रालय ने अपनी ही 2018 के सर्कुलर का पालन नहीं किया, जिसमें कहा गया कि पहाड़ों पर सड़क की चौड़ाई 5.5 मीटर ही होगी। 800 से ज्यादा किमी लंबे स्ट्रेच में 365 किलोमीटर सड़क का निर्माण 10 मीटर की चौड़ाई के साथ किया गया। इतनी चौड़ी सड़क को लेकर एक्टिविस्ट ने आपत्ति जताई है। सितंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सड़क 2018 के सर्कुलर के हिसाब से ही बनाई जाएगी, लेकिन तब तक कई जगह पहाड़ 10 मीटर के हिसाब से काटे जा चुके थे। कोर्ट ने इसके बाद 21 सदस्यीय हाई पावर्ड कमेटी HPC से रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा था। इस रिपोर्ट में कई सदस्यों का यह कहना था कि चौड़ी सड़क से हिमालय क्षेत्र प्रभावित हो सकता है। सरकार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में कई सरकारी निर्देशों को ताक पर रखा गया और सरकार ने धड़ल्ले से बुलडोजर चलाया। एक और प्रोटोकॉल को ताक पर रखा गया। पर्वतीय इलाकों पर अगर 100 किलोमीटर से अधिक निर्माण हो तो आपको EIA एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की परमिशन की जरूरत पड़ती है। इसलिए सरकार ने किसी भी झंझट में ना फंसते हुए 900 किलोमीटर लंबे रोड नेटवर्क प्रोजेक्ट को 53 छोटे प्रोजेक्ट्स में बांट दिया और हर प्रोजेक्ट की लंबाई 100 किलोमीटर से कम रखी। ऐसा दिखाया गया कि सभी सेक्शन अलग अलग हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट हैं, इसलिए इन्हें EIA की जरूरत नहीं है। काम जल्द से जल्द खत्म करने की होड़ में घटिया प्लानिंग की गई। जहां रोड टनल के रास्ते या डाइवर्ट होके जा सकती थी, वहां भी डेडलाइन पूरी करने की दौड़ में हजारों पेड़ों को काट दिया गया, जिन्हें अगर अच्छी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन होता तो बड़ी आसानी से बचाया जा सकता था। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना की कीमत 25,000 से ज्यादा पेड़ों को काट कर चुकाई गई। पहाड़ों को काटने के जो मानक हैं, उनकी फिक्र भी सरकार ने नहीं की। पहाड़ों को आमतौर पर 45 डिग्री या उससे कम एंगल पर काटा जाता है, जिससे लैंडस्लाइड का खतरा कम हो जाता है। लेकिन चार धाम सर्किट के लिए पहाड़ों को 80 से 90 डिग्री के एंगल पर काटा गया। ऐसा करना बरसात के मौसम में लैंडस्लाइड को न्योता देने जैसा है। और पहाड़ों को काटकर जो मलबा निकला उसको सड़क के किनारे या मोड़ों पर डंप किया गया। ऐसे में हजारों सीजनल स्ट्रीम्स और झरनों के रास्ते रुक गए। उत्तराखंड में इन प्राकृतिक त्रासदियों के पीछे डैम के निर्माण को भी एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। खैर, चमोली में बाढ़ के बाद ऋषिगंगा नदी पर बन रहा हाइड्रो प्रोजेक्ट पूरी तरह से नष्ट हो गया है। वहीं तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट, विष्णुप्रयाग प्रोजेक्ट और पीपल कोठी प्रोजेक्ट को भी इससे नुकसान पहुंचा है। बांध पर्वतीय इकोसिस्टम को अनस्टेबल करते हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में बांध के लिए कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने सिफारिश में कहा था कि राज्य में और बांधों का निर्माण नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगस्त 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी थी, लेकिन राज्य में निर्माण जारी है। हालिया त्रासदी के बाद उमा भारती का एक बयान आया है। उमा बताती हैं कि जब वो मंत्री थी तब उन्होंने कई बार पर्वतीय इलाकों में बांध ना बनाने की सिफारिश की और वो हमेशा इसके विरोध में है। वो लिखती हैं, मैं जब मंत्री थी तब अपने मंत्रालय की तरफ से हिमालय उत्तराखंड के बांधों के बारे में जो एफिडेविट दिया था उसमें यही आग्रह किया था कि हिमालय एक बहुत संवेदनशील स्थान है, इसलिए गंगा और उसकी मुख्य सहायक नदियों पर पावर प्रोजेक्ट नहीं बनने चाहिए। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में रैणी गांव के एक निवासी ने ऋषि गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट में एक याचिका भी डाली थी। स्थानीय निवासी कुंदन सिंह का कहना था कि प्रोजेक्ट में प्राइवेट कंपनी पहाड़ों पर खुदाई के लिए विस्फोटकों का इस्तेमाल कर रही है, जिसके कारण नंदा नदी बायोस्फीयर रिजर्व के आसपास के संवेदनशील इलाकों को नुकसान पहुंचा है। गलतियों से ना सीखने का एक और उदाहरण है शिवालिक एलिफेंट रिजर्व का विवाद।
देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को बढ़ाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने नवंबर 2020 में शिवालिक एलिफेंट रिजर्व की अधिसूचना रद्द कर दी थी। वहीं देहरादून एयरपोर्ट को बढ़ाने के लिए 10,000 पेड़ों को काटने का आदेश दिया था। ये रिजर्व करीब 5,000 किलोमीटर में फैला है। सरकार के आदेश के बाद कई एनवायरमेंटलिस्ट और स्थानीय लोगों ने इसका विरोध भी किया था। कई वकीलों ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से भी इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने जनवरी 2021 में सरकार के अधिसूचना रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी थी। इस सब का अंत क्या है? पेड़ों को काट देना, पहाड़ चीर देना, नदियों को बेड़ियों में बांधना कब तक विकास माना जाएगा? कब तक हम जमीनी इलाकों के वो विकास मानक पर्वतीय इलाकों पर थोपते रहेंगे जो जमीनी इलाकों के लिए ही खतरनाक हैं? इस बात का जवाब हमारे पास तो नहीं है, लेकिन सरकार के पास होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम इस जवाब से रूबरू नहीं होंगे, बर्बादी हमसे रूबरू होती रहेगी। हमें विकास की परिभाषा बदलनी होगी। ये समझना होगा कि पहाड़ काटकर सड़कें चौड़ी कर देना, बांध बना डालना और पेड़ काटकर मैदान साफ कर देना विकास नहीं होता, विनाश होता है। मेरा नाम दृष्टांत है, कैमरे के पीछे समर्थ हैं। आप जिंदा डेमोक्रेसी देख रहे हैं। धन्यवाद।